सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल BS करियर कैंपस को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BS करियर कैंपस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों द्वारा स्टार्ट की गई वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ का 6th वीडियो विज्ञान को समर्पित एक ऐसे कॉन्टिनेंट के बारे में है जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है और दुनिया की सक्सेसफुल ट्रीटी में से एक अंटार्कटिका ट्रीटी द्वारा ये विनियमित होता है। इसके साथ ही हम इस वीडियो के माध्यम से ओशिनिया में शामिल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका आपका, इसकी अगर हम लोकेशन देखें पूरी ग्लोब पर, तो इक्वेटर के साउथ में दिखाई देगा। कहाँ पर? साउथ पोल में। तो साउथ पोल की तरफ लोकेशन या सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी लोकेशन दिखाई देती है। किसकी? अंटार्कटिका महाद्वीप की। तो पोलर रीजन में आपका क्या दिखाई देगा? अंटार्कटिका महाद्वीप दिखाई देगा। इस महाद्वीप की खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जेम्स कुक, और इसके स्थल मंडल पर सबसे पहली बार जिन्होंने यहाँ पर पांव रखा था उनका नाम है विलियम सासेन। क्या नाम है? विलियम सासेन। लेकिन साउथ पोल पर अगर कभी क्वेश्चन आया कि साउथ पोल पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए, तो उनका नाम है रोनाल्ड एम्डसन। रोनाल्ड एम्डसन साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ऐसे भारतीय जिन्होंने पहली बार इसके स्थल मंडल पर कदम रखा उनका नाम क्या है? रामचरण जी। और साउथ पोल पर पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति हैं उनका नाम है गिरिराज सिरोही। तो हमने अभी तक बात की इसके कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट की कि आपका अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की? पहला। दूसरा, इसके साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे? कौन से भारतीय जो इसके स्थल मंडल पर जिन्होंने क्या रखा है? कदम रखा है, या साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? अब बात करते हैं इसके यहाँ के माउंटेन की और यहाँ पर पाई जाने वाली कुछ रेंज की। अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन या क्वीन माउथ माउंटेन अंटार्कटिका को दो भागों में क्या करता है? डिवाइड करने का काम करता है। मतलब एक आपका ईस्टर्न पार्ट और एक वेस्टर्न पार्ट, दो भागों में क्या करता है? इसे डिवाइड करता है। इसके कोस्टल रीजन में देखें, यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा एल्सवर्थ माउंटेन में एक पीक है विंसन मैसिव, जो क्या है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? विंसन मैसिव, जो कहाँ है? एल्सवर्थ माउंटेन में। यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा रॉस सी, और इसी के बगल में है एक रॉस आइलैंड। इस रॉस आइलैंड पर एक माउंटेन है माउंट एरेबस। माउंट एरेबस की क्या विशेषता है? माउंट एरेबस आपका एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। कहाँ का? अंटार्कटिका का। तो एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है अंटार्कटिका का। कौन सा? माउंट एरेबस। तो हमने बात की यहाँ की कुछ रेंज, यहाँ की कुछ चोटियों की। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका की कुछ विशेषताओं की। देखिए, अंटार्कटिका हमें पता है कि वो कहाँ पड़ रहा है? साउथ पोल में के रीजन में। कहाँ पड़ रहा है? साउथ पोल के रीजन में। मतलब आपका पोलर एरिया में है। किधर है? 60 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के साउथ में। 60 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के साउथ में। मतलब यहाँ का टेम्परेचर हमें क्या दिखाई देगा? कम। और टेम्परेचर अगर कम होगा तो यहाँ पर जो प्रिसिपिटेशन होगा, प्रिसिपिटेशन मैंने हिंदी में कहते हैं वर्षण, जो प्रिसिपिटेशन होगा वो रेनफॉल के रूप में ना होकर किसके रूप में होगा? स्नोफॉल के रूप में। किसके रूप में होगा? स्नोफॉल के रूप में। तो प्रिसिपिटेशन रेनफॉल से बड़ा वर्ड है। प्रिसिपिटेशन
के अंतर्गत स्नोफॉल भी शामिल हो सकता है, प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत रेनफॉल भी शामिल हो सकता है। तो यहाँ पर जो वर्षण है वो किसके रूप में होता है? स्नोफॉल के रूप में होता है। मतलब यहाँ वर्ष भर बारिश ना होकर क्या पड़ती हैं, यहाँ वर्ष भर क्या पड़ती है, टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पड़ती है बर्फ़। इसीलिए 98% अंटार्कटिका का भाग क्या है? पूरी तरह हिमाच्छादित है, आइस कवर्ड एरिया है। कौन सा? अंटार्कटिका का भाग। इसीलिए इसी रीजन से इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, श्वेत महाद्वीप कौन सा है? वाइट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो अंटार्कटिका। और इसे गतिशील महाद्वीप, मूवेबल कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों गतिशील हो रहा है? देखो, जब तो यहाँ बर्फ़ पड़ेगी तो इसका जो एरिया है वो कैसा हो जाएगा? ऐसे बढ़ जाएगा। और जब यहाँ गर्मियों में या बसंत ऋतु में या स्प्रिंग में आपका बर्फ़ पिघलेगी तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ऐसा कंप्रेस हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? मूवेबल आपका कॉन्टिनेंट भी कहेंगे। तो हमने बात की यहाँ की कुछ अन्य विशेषताओं की। अब हमने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा था कि अंटार्कटिका जो है में किसी भी देश का अधिकार नहीं है, और ये अंटार्कटिका ट्रीटी द्वारा क्या होता है? रेगुलेटेड होता है। अब हम बात करेंगे इस अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में। तो अंटार्कटिका ट्रीटी, ये अंटार्कटिका ट्रीटी लाने का उद्देश्य क्या है? देखो, दुनिया में आप लोग सभी जानते हो कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब, ग्लोबल का मतलब विश्व और वार्मिंग का मतलब गर्मी। और इसको हम थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें, देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जितना ज़्यादा होगी, आइस मेल्ट क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। और आइस मेल्ट जितनी ज़्यादा होगी, सी लेवल क्या होगा? उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर सी लेवल बढ़ा तो जो कॉन्टिनेंट का अस्तित्व है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जितने भी आइलैंड ग्रुप हैं वो क्या हो सकते हैं? पानी के अंदर डूब सकते हैं। किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का एक रीज़न है ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी को कंट्रोल्ड करने के लिए अंटार्कटिका ट्रीटी को लाया गया। तो हम क्या कह सकते हैं? कंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए अंटार्कटिका ट्रीटी को लाया गया। लेकिन इसे में फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की भी अनुमति दी गई। मतलब फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि यहाँ पर विज्ञान के लिए क्या बनाया गया? इसे समर्पित महाद्वीप बनाया गया। और बैन लगाया गया किसमें? मिलिट्री एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पे कोई भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ नहीं होती है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चलता है और ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? कंट्रोल्ड होती है। अभी इसे हम आगे समझते हैं कि यहाँ पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में भारत का कितना योगदान है। अंटार्कटिका ट्रीटी कहाँ पर लागू होती है? 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे, साउथ लैटिट्यूड के साउथ में जितने भी आइस शेल्फ हैं उन पर लागू होती है। अब हम बात समझते हैं आइसबर्ग और आइस शेल्फ में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर हम बात करें इस तरह से, कोई माउंटेन है और इसमें क्या है? बर्फ़ या ग्लेशियर है। क्या है? कोई ग्लेशियर है। और मतलब माउंटेन से क्या है? ग्लेशियर जुड़ा हुआ है। अगर ये ग्लेशियर पिघल जाता है और टूटकर ओशन में ऐसा टुकड़ा हो जाता है, मतलब ये ग्लेशियर यहाँ पे से टूटा और कहाँ पहुँच गया? आपका यहाँ तक मूव कर गया, तो ये क्या कहलाएगा? आइसबर्ग, बर्फ़ के टुकड़े। तो समुद्र में जो बर्फ़ के टुकड़े तैर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? आइसबर्ग। लेकिन माउंटेन से जुड़ा है तो क्या होगा? आइस शेल्फ। तो जितने भी 60 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के साउथ में जितने भी आपके आइस शेल्फ हैं उस पर क्या होती है? अंटार्कटिका ट्रीटी लागू होती है। आई कब या इस पर सिग्नेचर कब किए गए? 1960 में। और ये लागू कब से है? 1961 में। भारत इसमें कब जुड़ा? तब जुड़ा जब भारत ने क्या किया? यहाँ पर 1 अगस्त 1983 को भारत ने अपना साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बनाया। कहाँ पर? अंटार्कटिका में 1983 में। और उसका नाम क्या था? गंगोत्री, जिसे क्या कर दिया गया है? आज बंद कर दिया गया है। लेकिन बंद करने के साथ भारत ने इसके अलावा 2 और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर वहाँ पर बनाए हैं। पहला 1989 में मैत्री और 2009 में भारती। कहाँ पर? प्रिड्स बे में।
तो प्राइड्स बे में आपका भारती 2009 में क्या बनाया है, रिसर्च सेंटर बनाया है, और मैत्री कब बनाया 1989 में, जो दोनों क्या है अभी चल रहे हैं, जो दोनों कंटिन्यूस रूप से चल रहे हैं। 1989 में जो ये मैत्री है ना, मैत्री में पोलर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल 2015 में चलाया गया। मतलब ये एक रोबोट था जो काम कर रहा था किस पे, जो काम करेगा ओशन में सन कितना हीट कर रहा है। हीट करने का मतलब इस ओशन में देखिए कितनी गहराई तक ओशन में सन क्या करेगा, पहुंचेगा, हीट करेगा। पहला, कितना टेम्परेचर इस जगह का होगा, किसके कारण, सन हीट के कारण। हमें क्या पता चलेगा, टेम्परेचर पता चलेगा। यहाँ के ओशन की सैलिनिटी कितनी है, मतलब सैलिनिटी माने आपका लवणता कितनी है, सैलिनिटी कितनी है, ठीक है। और इन दोनों पे डिपेंड कौन करेगा, आपका इन दोनों पे डिपेंड करेगी करंट, समुद्री जल धाराएं, कहाँ की, अंटार्कटिका की ओशन करंट। और इस करंट पर कौन निर्भर करेगा, भारतीय मानसून। तो एक तरीके का फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शन करना या फोरकास्टिंग करना किसकी, इंडियन मानसून का, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है, आपका इस व्हीकल पर डिपेंड थी। तो भारत सरकार ने पहली बार रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ऑपरेट किया, कहाँ पर, आपका अंटार्कटिका में। किस जगह पर, ओएसिस में, स्की मेकर ओएसिस। अब ये वर्ड है ना जो ओएसिस, ये ओएसिस वर्ड है, इस ओएसिस का अर्थ क्या होता है। इस ओएसिस मतलब एनवायरनमेंट में आपने एक वर्ड सुना होगा ओएसिस। ओएसिस का मतलब है डेजर्ट, मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय, सेमी डेजर्ट एरिया। सेमी डेजर्ट एरिया में कहीं पर भी फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है, वो क्या कहलाएगी, ओएसिस। इसे हम पैचेस कह सकते हैं। पैचेस कैसे, हॉट एरिया में, आपका मरुस्थलीय एरिया में कहीं पर भी पानी इकट्ठा है, यहाँ का एनवायरनमेंट आसपास के एनवायरनमेंट से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो जो जीव इस पानी में पाए जाएंगे वो आसपास के एनवायरनमेंट में नहीं पाए जाएंगे। तो इसका क्या हो गया, अपनी इकोलॉजी हो गई या अपना एनवायरनमेंट हो गया। तो ऐसा रीजन क्या कहलाएगा, ओएसिस। तो किसी भी डेजर्ट एरिया में जहाँ पर थोड़ा फर्टाइल लैंड होती है उसे कहते हैं ओएसिस। मैत्री के पास स्की मेकर ओएसिस है और यहीं पर प्रियदर्शनी लेक, एक लेक का नाम दिया गया प्रियदर्शनी, उसी एरिया में पोलर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को ऑपरेट किया जा रहा है या वहीं पर डिप्लॉयड किया गया है। लैम्बर्ट, एक वर्ड तुम यहाँ पे देखोगे, लैम्बर्ट यहाँ का क्या है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अभी हाल ही में 2020 जनवरी 2020 में तुमने पढ़ा होगा कि 34 वैज्ञानिक, किसमें, 34 वैज्ञानिक जनवरी 2020 में इस प्राइज्ड बे में गए, कहाँ से, साउथ अफ्रीका के केप अगुलहास से। केप अगुलहास साउथ अफ्रीका का, अभी हम आगे पढ़ लेंगे, साउथ अफ्रीका क्या क्या है, आपका दक्षिणतम बिंदु है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, आपका केप अगुलहास, जो कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका देश में पड़ता है। तो यहाँ से आपका अंटार्कटिका की ओर 34 साइंटिस्ट की टीम गई, जो किस पे काम करने गई थी, सेडिमेंट्री कोर पर। और वहाँ पर इन्हें क्या ढूंढना था, कोकोलिथोपर्स, ये समुद्री जीव हैं। सेडिमेंट्री कोर में जो है, अब देखिए सेडिमेंट्री कोर का मतलब क्या है, इस तरह की सतह जिससे हमें पहले की जलवायु का पता चलता है। अगर यहाँ पर जिस तरह का जीव होगा ना, इन परतों में, 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत और 5 लेयर, तो जो ये लेयर्स हैं, अगर यहाँ पर हमें ऐसे जीवों के फॉसिल्स मिले, इस चौथे पॉइंट पे ऐसे जीवों के फॉसिल्स मिले जो पोलर एरिया में पाए जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ की क्लाइमेट कैसा था, यहाँ का क्लाइमेट कैसा था, आपका पोलर एरिया वाला, मतलब ठंड रही होगी। अगर दूसरे नंबर पर हमें यहाँ पर कोल प्राप्त होता है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जलवायु कैसे रही होगी, गर्म, जो क्लाइमेट रहा होगा वो गर्म है। तो ये तो आप सबको पता ही होगा, टेम्परेचर ज़्यादा तो वेजिटेशन ज़्यादा, वेजिटेशन कहाँ दब जाएंगी, आपका धरती के नीचे, और वो किस में तब्दील हो जाएगी, कोल में। तो कोल कहाँ होगा, जहाँ टेम्परेचर आपका ज़्यादा है। तो हमने बात की जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो किसके लिए, वो एक तरीके से
किसके लिए समर्पित है, विज्ञान के लिए समर्पित है और किसी भी देश का उसमें अधिकार नहीं है। तो अभी तक हमने बात की इसमें अंटार्कटिका ट्रीटी में कितने देश शामिल हैं, आपके 54 देश शामिल हैं और इससे एक ग्रुप बनाया गया है। ये ग्रुप है आपका अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, जो हर वर्ष अपनी मीटिंग करता है। किस लिए? कि यहाँ का प्रशासन और मैनेजमेंट चलाने के लिए। तो प्रशासन और मैनेजमेंट चलाने के लिए अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग बनाई गई है। इस मीटिंग में मेंबर कितने होंगे? 54, 29 मेंबर इसके क्या लेते हैं, यहाँ वोटिंग पावर उनको दी गई है और यही जो 29 मेंबर है वो क्या लेते हैं, निर्णय। लेकिन बचे 25 मेंबर्स सिर्फ इसकी मीटिंग में क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। इस अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग के अंतर्गत एक निकाय, एक बॉडी बनाई गई है जो यहाँ के पर्यटन को क्या करती है, नियंत्रित करने का काम करती है। क्योंकि तुम्हें पता है अंटार्कटिका ट्रीटी में एक था कंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे तुमने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा डूम्सडे ग्लेशियर, थॉइट्स ग्लेशियर जो इतना बड़ा है, अगर वो पिघल गया तो 1.5 मीटर तक क्या हो सकता है, ओशन का जो लेवल है वो बढ़ सकता है, मतलब एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर अंटार्कटिका टूर ऑपरेटर एक बॉडी बनाई गई है जो नियंत्रित करती है यहाँ के पर्यटन को। तो अंटार्कटिका के बारे में हमने कुछ चीज़ें जानने का प्रयास किया। एक शब्द यहाँ पे लिखा है साउथ मैग्नेटिक पोल। साउथ मैग्नेटिक पोल, और हमने जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था, जो हमारे पहले वीडियो में आपने देखा होगा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, उस समय ही आपको बताया था धरती में आपका एक है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और एक है साउथ मैग्नेटिक पोल। इसको तुम साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हो, जब भी हम कंपास यूज़ करते हैं तो खुद सोचिए वो कंपास हमें इधर ही नॉर्थ क्यों दिखा रहा है ना, तो कोई ना कोई मैग्नेटिक पावर क्या कर रही होगी, उसे खींचने का काम कर रही होगी। तो वो मैग्नेटिक पावर क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक पावर। तो यहाँ पे है आपका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और यह है साउथ मैग्नेटिक पोल। ये हमारे पोलर से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा नॉर्थ पोल और यहाँ दिखाई देगा आपको साउथ पोल। तो पोल एरिया से बिल्कुल अलग है क्या, मैग्नेटिक पोल। तो जिस तरह से हमने देखा अंटार्कटिका में क्या है, अंटार्कटिका में कुछ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर हैं, जैसे प्राइड्स की खाड़ी में हमने देखा भारती, मैत्री, गंगोत्री। इसी तरह से अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें, अगर हम नॉर्थ पोल पे देखें आर्कटिक सर्कल, जो आर्कटिक सी है, यहाँ पर एक देश दिखाई देगा तुम्हें नॉर्वे, और नॉर्वे में हमारा जो रिसर्च सेंटर है उसका नाम क्या है, हिमाद्री। तो हिमाद्री रिसर्च सेंटर क्या है, वो कहाँ पर है आपका आर्कटिक में। बाकी गंगोत्री, मैत्री और भारती वो कहाँ होगा, अंटार्कटिका में। भारत में जो इसका मुख्यालय हेड ऑफिस है किसका, पोलर रिसर्च सेंटर का, वो कहाँ पर है आपका, गोवा। तो नाम है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। जो अभी हमने जानकारी प्राप्त की अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं के लिए थे उनको भी हमने जानने का प्रयास किया। इसके आगे जानेंगे ओशिनिया ग्रुप के बारे में, जहां ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अंटार्कटिका के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम अंटार्कटिका से अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप और विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा करेंगे, जो ओशिनिया में पड़ता है। अब ओशिनिया का क्या अर्थ है, या ओशिनिया में अन्य कौन पड़ते हैं, तो ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और फ्रेंच पॉलिनेशिया शामिल होते हैं। मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और फ्रेंच पॉलिनेशिया में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। आप माइक्रोनेशिया को देख सकते हैं। माइक्रोनेशिया अगर आप वर्ल्ड मैपिंग में देखें, फिलीपींस के ईस्ट में होगा। फ्रेंच पॉलिनेशिया अगर तुम लोकेशन देखो तो यहाँ पे एक जगह होगी टुवालू, एक देश होगा टुवालू। जो टुवालू देश है वो क्या है, यूएनओ का सबसे छोटा देश है, या यूएनओ के मेंबर्स में सबसे छोटा देश है। तो ओशिनिया के अंतर्गत अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षाओं के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया का मैप ये है और आपका न्यूजीलैंड का मैप ये है। ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में किसकी लोकेशन दिखाई देती है, आपकी न्यूजीलैंड की लोकेशन दिखाई देती है। तो ऑस्ट्रेलिया का हम पहले इंट्रोडक्शन देख लें, फिर उसके बाद
इस न्यूजीलैंड को हम पढ़ेंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया में दोबारा आके हम इसके रेंज और यहाँ की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले हम इसके प्रोविंस की बात करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में उन प्रोविंस की कैपिटल को देखने का प्रयास करेंगे। तो इसके प्रोविंस की कैपिटल को आप लोगों ने, इसकी ऑस्ट्रेलिया की प्रोविंस की कैपिटल को आप लोग एक फॉर्मूले से देख सकते हो, BSc MA PhD, ये सभी लोग वैसे जानते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम इसके एक प्रोविंस की बात करें, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड की कैपिटल यहाँ पे दिखाई देगी तुम्हें, ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की कैपिटल कहाँ है? ब्रिस्बेन। दूसरा प्रोविंस, दूसरा प्रांत, न्यू साउथ वेल्स, इसकी कैपिटल कहाँ है? आपका सिडनी। और सिडनी के बगल में तुम्हें दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है वो मुरुम्बिजगी, एक नदी है वहाँ पर, मुरुम्बिजगी की ट्रिब्यूटरी मोलोंगलो नदी के क्या तट पर स्थित है? कौन सी? कैनबरा। तो ये वाले क्वेश्चन आते रहते हैं कि किस ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा मोलोंगलो नदी के तट पर है, जो मुरुम्बिजगी की सहायक रिवर है या ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट, विक्टोरिया प्रोविंस। विक्टोरिया प्रोविंस की जो कैपिटल है वो कहाँ है? आपका मेलबर्न। तो ये हो गया सिडनी, ये हो गया कैनबरा और ये हो गया मेलबर्न। इसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है? एडिलेड। यहाँ पर आप दिखाई देगा तुम्हें एडिलेड। फिर उसके बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ होगी? आपकी पर्थ। नॉर्थ टेरिटरी की कैपिटल कहाँ होगी? डार्विन। तो दोबारा इनकी कैपिटल देख लेते हैं। अच्छा, नॉर्थ। फिर उसके बाद है तस्मानिया की कैपिटल कहाँ होगी? होबार्ट। तो दोबारा इनकी कैपिटल देख लेते हैं। क्वींसलैंड की कैपिटल ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा जो मोलोंगलो नदी के तट पर है, विक्टोरिया की कैपिटल मेलबर्न, साउथ ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पर्थ, नॉर्थ टेरिटरी की डार्विन और तस्मानिया की होबार्ट। तो हमने क्या देखा यहाँ के प्रोविंस और उसके कैपिटल के बारे में। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया में अगर बाहर मतलब सागर, इसके कोस्टल एरिया से जाने का प्रयास करें तो हमें क्या क्या दिखाई देगा? देखिए, यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा टॉरस स्ट्रेट केप यॉर्क पेनिनसुला को, क्वींसलैंड के केप यॉर्क पेनिनसुला को पापुआ न्यू गिनी से क्या करता है? अलग। क्वींसलैंड के केप यॉर्क पेनिनसुला को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है और गल्फ ऑफ कारपेंथिया और आरापुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, टॉरस स्ट्रेट से अगर हम साउथ की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा ग्रेट बैरियर रीफ। कोरल मने मूंगे की चट्टान, ठीक है, कोरल रीफ जिसे बोलते हैं आपका मूंगे की चट्टान। तो ग्रेट बैरियर रीफ इसी मूंगे की क्या है? चट्टान से बना है। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है जो कोरल से निर्मित है। और कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। कोरल ओशनोग्राफी में पूरा एक चैप्टर है, कोरल बनते कैसे हैं, उनका निर्माण कैसे होता है और वो किस तरह चट्टानों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये रीफ माने है क्या? चट्टान। ये रीफ किससे निर्मित होती है? आपकी कोरल क्या होता है? आपका मूंगा, मतलब एक तरीके का जीव जिसके स्टोरेज से इकट्ठा होने से एक चट्टान निर्मित बनती है, जिसे कहते हैं कोरल रीफ। तो दुनिया की सबसे लंबी कोरल रीफ कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ। बैरियर क्यों कहा? बैरियर इसीलिए कि जहाज इधर से आपके आते नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? चट्टान है, और अगर चट्टान है तो जहाज क्या हो सकता है? उन चट्टानों में टकर सकते हैं। तो उनका रास्ता कहाँ है? दूसरी तरफ। तो इस रीफ ने क्या कर दिया? बैरियर का काम कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ दिया? ग्रेट बैरियर रीफ। इसीलिए यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ किसके अंदर? ग्रेट बैरियर रीफ और केप यॉर्क पेनिनसुला के बीच में। तो इसे क्या कहते हैं? पानी का बगीचा भी कहा जाता है। इसके नीचे तुम्हें दिखाई देगा क्या? एक लोकेशन, तस्मान सी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जुड़ा होता है। किससे? बास स्ट्रेट के थ्रू। तो बास स्ट्रेट तस्मान सी को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ने का काम करता है, जबकि तस्मानिया को, इसके एक प्रोविंस तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया के दूसरे प्रोविंस विक्टोरिया से अलग करने का काम करता है। इसके आगे तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पर्थ, फिर तुम्हें दिखाई देगा तिमोर सागर, फिर दिखाई देगा डार्विन और फिर दिखाई देगा आरापुरा सागर। ऑस्ट्रेलिया के मध्य से एक
इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन जाती है 23.5 डिग्री साउथ, इसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। अब मकर रेखा जाती है ऑस्ट्रेलिया के मध्य से, मिड से, और भारत के मध्य से कौन सी जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसका मतलब 21 और 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें सीधी होंगी वो कहाँ होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। मतलब दिसंबर के समय क्या होगी? यहाँ पर गर्मी होगी। तो मतलब जब यहाँ 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का क्या मनाया जाएगा? जन्म दिन मनाया जाएगा, बर्थडे मनाया जाएगा। तो इस समय यहाँ पर कौन सा मौसम होगा? समर सीज़न होगा। और भारत में कैसा होगा? सर्दियों का मौसम होगा। ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में तुम्हें क्या दिखाई देगा? यहाँ पर न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड बहुत छोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है, तो अभी बस इसे भी कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो न्यूजीलैंड के बारे में हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, न्यूजीलैंड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, और तीसरा तुम्हें दिखाई देगा स्टीवर्ट आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से अलग करने वाला कौन है? कुक स्ट्रेट। और स्टीवर्ट को साउथ आइलैंड से अलग करने वाले स्टेट का नाम क्या है? फॉवियक्स स्टेट। पहले वीडियो में हम ये बता चुके हैं स्ट्रेट के बारे में और इस्थुमस के बारे में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो कुक स्ट्रेट पैसिफिक ओशन को तस्मान सागर से जोड़ने का काम करेगा, यही तस्मान सागर जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है। और फॉवियक्स स्टेट भी पैसिफिक ओशन को किससे जोड़ेगा? तस्मान सागर से जोड़ने का काम करेगा। तो कोई भी स्टेट 2 जल स्थानों को, 2 पानी वाले स्थानों को जोड़ने का और 2 स्थलमंडल लिथोस्फीयर के वाले हिस्से को अलग करने का काम करेगा। नॉर्थ आइलैंड में आपका न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, लेकिन इसकी सबसे अधिक राजधानी वाला जो शहर है वो क्या है? ऑकलैंड। वेलिंगटन वर्ल्ड की सदर्न कैपिटल भी है। सदर्न कैपिटल क्यों कह रहे? देखो, वेलिंगटन का जो लोकेशन है वो कहाँ है? यहाँ। और वर्ल्ड मैप में तुम दिखाई देगा ये क्या है? दुनिया की दक्षिणतम राजधानी है, सबसे सदर्न कैपिटल है। इसके अलावा नॉर्थ आइलैंड में एक लोकेशन दिखाई देगी तुम्हें, लेक टाउपो। लेक टाउपो क्या है? न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। सदर्न आइलैंड की बात करेंगे, यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा कैंटरबरी प्लेन। कैंटरबरी प्लेन एक तरीके के घास के मैदान हैं जो टेम्परेट ग्रासलैंड है। जिस तरह साउथ अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, पंपाज अर्जेंटीना में। एक अलग वीडियो में हम इन घास के मैदानों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना जानना है कि कैंटरबरी जो घास के मैदान है वो कहाँ पर हैं? आपके न्यूजीलैंड में। इसी तरीके से ना हमें उत्तराखंड में बुग्याल और कश्मीर में मर्ग दिखाई देते हैं। सेम है, बस स्थानों के आधार पर क्या है, नाम चेंज कर दिए गए हैं। इसी सदर्न आइलैंड में आपको दिखाई देगा सदर्न आल्प्स दिखाई देगा। कहाँ? सदर्न क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आल्प्स माउंटेन कहाँ है? यूरोप में। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एरिया में क्या पढ़ेंगे? ऑस्ट्रिया एरिया में क्या पढ़ेंगे? आपके आल्प्स पर्वत के विस्तार होंगे यूरोप में। और यूरोप तो है आपका नॉर्थ में, और ये कहाँ है? सदर्न में। इसलिए क्या बोला? सदर्न आल्प्स। सदर्न आल्प्स में ही यहाँ पर एक चोटी तुम्हें दिखाई देगी, माउंट कुक। ये आप सबको जानकारी होगी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को पहले अनजान देश कहा जाता था। बाद में कुक महोदय ने जब अंटार्कटिका की खोज की तो वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी उन्होंने खोज की। तो सदर्न आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक, इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा जिस तरह चारों तरफ तुम्हें दिखाई देगा, इसके क्या है? ओशन है। किसके? आपके न्यूजीलैंड के। इसी तरह ग्रेट ब्रिटेन जो यूरोप में पड़ता है, ग्रेट ब्रिटेन के चारों तरफ भी तुम्हें क्या दिखाई देगा? ओशन दिखाई देगा। इसका मतलब जो क्लाइमेट आपका ग्रेट ब्रिटेन में पाया जाएगा, वही क्लाइमेट कहाँ पाया जाएगा? वही क्लाइमेट पाया जाएगा आपका न्यूजीलैंड में। इसीलिए इसे साउथ का ब्रिटेन भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो क्लाइमेट पाया जाता है उसका नाम क्या है? वेस्टर्न ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। वेस्टर्न ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। जिस तरह का मौसम ग्रेट ब्रिटेन में होगा वैसा ही मौसम कहाँ दिखाई देगा? तो मैं न्यूजीलैंड में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ ब्रिटेन में हैं उसी तरीके की परिस्थितियाँ न्यूजीलैंड में हैं। तो अब इस इंट्रोडक्टरी के बाद हमारा ये
न्यूजीलैंड कंप्लीट हो गया है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कीवीज़ क्या है, न्यूजीलैंड के नेशनल बर्ड है। ये जो इंट्रोडक्टरी है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड तो कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्टरी है आपका ऑस्ट्रेलिया का, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसके बारे में, अब यहाँ के पर्वत, पठार और नदियों और इसके अलग अलग लोकेशन और उसकी कुछ विशेषता। ऑस्ट्रेलिया के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद हम यहाँ की कुछ लोकेशन और उसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो कुछ लोकेशन जिसकी कुछ विशेषताएं तो नहीं, लेकिन लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट है। पहला किम्बरले प्लेट्यू, फिर ग्रेट सैंडी डेजर्ट, फिर जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है उसी के पास में लेक डिसअपॉइंटमेंट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में आपको दो लोकेशन दिखाई देगी, कूल गार्ली और काल गुडी। ये दोनों गोल्ड प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसके कोस्टल रेंज है, मतलब ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की वेस्ट में इसके कोस्टल रेंज में डार्लिंग रेंज दिखाई देगी और इसी के तटीय भाग में क्या है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पर्थ अवस्थित है। बीच में तुम्हें दिखाई देगा सिम्पसन डेजर्ट और सबसे ईस्ट में दिखाई देगा तुम्हें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका फॉल्ट माउंटेन का, ब्रंच पर्वत का एग्जाम्पल है। फॉल्ट माउंटेन का क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर हमने एक चट्टान को ABC 3 पार्ट में तोड़ दिया और इन दोनों जगह दरारें पड़ गई, या फॉल्ट आ गया, भ्रंश आ गया और ये हिस्सा या तो ऊपर उठ जाए या नीचे बैठ जाए, तो ये हिस्सा अगर ऊपर उठा तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्ट माउंटेन का एग्जाम्पल होगा। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किसका एग्जाम्पल है? फॉल्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसकी एक चोटी माउंट क्यूस्को ऑस्ट्रेलिया की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। डिवाइडिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को क्या करती है, डिवाइड करने का कार्य करती है। यहाँ से निकलने वाली मरे ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण नदी है। इसका जो एरिया है वो कृषि के लिए इम्पोर्टेंट है और इसकी एक सहायक नदी है डार्लिंग। ये दोनों नदियाँ मिलकर आपका एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है। इसके बगल में तुम्हें दिखाई देगा स्पेंसर गल्फ। स्पेंसर गल्फ में एक स्थान वाइला जो आयरन ओर के लिए क्या है, फेमस है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से सिम्पसन डेजर्ट तक आपका जो एरिया है वो कृषि के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट और बात, मरे जो नदी है वो आपका डाउन्स के मैदान में बहती है। ये भी क्या है, टेम्परेट घास के मैदान है। जिस तरह हमने न्यूजीलैंड में देखे थे कैंटरबरी का घास के मैदान, वैसे ही ग्रासलैंड डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ब्रोकन हिल फ्लिंडर रेंज के पास तुम्हें दिखाई देगी। ये ब्रोकन हिल किसके लिए फेमस है? सिल्वर, लेड और जिंक के लिए। ऑस्ट्रेलिया का लेड प्रोडक्शन में दुनिया में 2nd स्थान और जिंक प्रोडक्शन में 3rd स्थान है। लेक आयरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला स्थान और लेक आयरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक है। और यहाँ पर क्वींसलैंड में तुम्हें दिखाई देगा ग्रेट आर्टिशियन बेसिन, पाताल तोड़ कुएं, जो पूरे ऑस्ट्रेलिया का जल का क्या है, प्रमुख सोर्स है, वाटर का प्रमुख सोर्स है। आर्टिशियन वेल्स क्या होते हैं? एक तरीके से आर्टिशियन वेल्स आपके क्या हुए, यहाँ पर धरती के अंदर ऊपर आपकी कोमल चट्टान होगी, सॉफ्ट रॉक, और नीचे आपकी क्या होगी, हार्ड रॉक। तो पानी ना ऐसे रिसके गया ऊपर से और इन हार्ड रॉक में रुक गया, ठीक है, और हमने ड्रिल करके, बोरवेल करके या ड्रिल करके इस पानी को ऊपर निकाल दिया। तो इसी तरीके के ग्राउंड वाटर जो है उसे क्या कहते हैं, आर्टिशियन वेल्स कहते हैं, मतलब वेल्स मैंने कुएं। तो आर्टिशियन बेसिन है क्योंकि यहाँ पर पानी का क्या है, बहुत बड़ा। माउंट ईसा लेड और जिंक प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और वाइपा जो केप यॉर्क पेनिनसुला में पड़ता है, ये बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या करता है, बॉक्साइट प्रोडक्शन करता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से अंटार्कटिका, ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं वो सभी डिस्कस किए। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।